जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो डैडी और बेबी में लड़ाई चल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो ओवर रीच है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी का काम आसान हो गया। ये है आज की दो ताज़ा खबरें। तो पहले हम जरा डैडी की बात कर लें। डैडी नौटंकीबाज क्रुक, ये मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, ये दिया हुआ नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा का। उनका कहना है कि जो डैडी नौटंकीबाज क्रुक है उसमें और जो बेबी नौटंकीबाज क्रुक है, उनमें दोनों में मतभेद हो गए। और मतभेद इसलिए हो गए हैं क्योंकि डैडी नौटंकीबाज क्रुक जो है, अब आप समझ सकते हैं डैडी नौटंकीबाज क्रुक कौन है। जो ओरिजिनल नौटंकीबाज है, यानी कि जो आईएसी वाला जो नौटंकीबाज है, वो डैडी है। और जो अभी सीजेपी वाला जो नौटंकीबाज है, वो बेबी। तो डैडी और बेबी में लड़ाई इसलिए हो रही है कि डैडी को लग रहा है कि बेबी जो है वो ज़्यादा मीडिया माइलेज खा रहा है। डैडी को ये कतई स्वीकार नहीं है कि उससे ज़्यादा मीडिया माइलेज किसी को भी मिले। तो डैडी ने बेबी को कहा कि ये मीडिया माइलेज वाइलेज कम करो, ये तमाशेबाजी कम करो और लाई लो। जब तक तुमको अगला इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, तब तक तुम मस्त रहो और ज़्यादा इधर-उधर हाथ-पाँव मत मारो, ज़्यादा जो है वो मीडिया के सामने मत आओ। तो अब बेबी जो है वो हो गया है महत्वाकांक्षी। बेबी की महत्वाकांक्षा जो है वो पैर पसार रही है। और इसमें आप जानते हैं कि सौरव दास जैसे लोग हैं, मतलब ये जिनका कि दासत्व जो है वो 4 गुना है। 4 गुना क्यों है कि आप यदि दास देखेंगे तो उनके 1 एस नहीं है, 4 एस हैं दास में। तो इसलिए वो 4 गुणा वाले जो हैं वो चौगुने, जिसको बोलते हैं चौगुनी का लड्डू होता है हमारे राजस्थान में, उसी तरह से ये चौगुनी वाला दास है। तो ये जो चौगुनी दास है, ये चौगुनी दास के जो लिंक्स हैं वो दिनेश ठाकुर वगैरह से, जो दिनेश ठाकुर जो डीप स्टेट के लोग हैं, उनके लिंक्स और उनसे जो पैसे का लेन-देन है वो सब बाहर आ गया है, ओपन में आ गया है। लोगों ने सारे लिंक खोज लिए हैं, क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं वो सब पता चल गए हैं। तो वो पता चल गए हैं तो फिर इनकी भी हालत देर-सबेर खराब होनी ही है। आपको फिर से याद दिला दूँ कि उमर खालिद जो था, वो दिल्ली दंगों के 7 महीने बाद यूएपीए में गिरफ्तार हो गया था और उसके बाद से 6 साल हो गए, अभी भी अंदर है, ज़मानत नहीं मिली है। तो अब इनके ऊपर भी ईडी और एनआईए का और यूएपीए का शिकंजा किसी न किसी दिन कसेगा। वो इसलिए भी है क्योंकि यद्यपि अ, अमित शाह जी को, दिल्ली पुलिस को इनको हैंडल करने में पूरी छूट नहीं दी गई थी, लेकिन उनको जो है वो केसेस परस्यू करने में और इसके पीछे का जो एंगल निकालना है उसमें पूरी छूट है। तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकलेगा। बाकी जो असली जेन ज़ी है, जो असली जेन ज़ी है जिसको मैं जेन आर कहता हूँ, वो जेन आर इन लपकों के कतई भी इन्फ्लुएंस में नहीं है। ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शाखा सिस्टम है, जो शाखा पद्धति है, उसमें आजकल युवा बहुत कम जाते हैं। और युवा बहुत कम इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो युवा को आकर्षित करे। ये वही पुरानी जो पद्धति है, वही लकीर पीटे जा रहे हैं जो ये 50 साल पहले करते थे। इसके लिए यदि आप कभी जाएँगे, सायंकालीन जो शाखाएँ हुआ करती थी वो तो लगभग बंद हो गई। प्रातःकालीन शाखाएँ अभी भी चलती हैं, लेकिन प्रातःकालीन शाखाओं में भी आप जाएँगे तो उसमें आपको ये जो जेन आर है वो आपको कम ही दिखाई पड़ेगी। आपको अधिकतर वृद्ध और अधेड़ ही उसमें आपको भाग लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए जो अचानक ये जो प्रतिक्रिया हुई हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी की, वो मुझे थोड़ी-सी विचित्र लगी। मुझे विचित्र इसलिए लगी क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जेन ज़ी के संपर्क में रहता हूँ, जेन ज़ी की भाषा भी समझता हूँ। हुँ, और ये भी जानता हूँ कि वो कोई जेन ज़ी अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करते। वो सारे के सारे राष्ट्रवादी हैं। आप देख सकते हैं झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में उन्होंने आइसा वालों को, लेफ्टिस्ट को, और यहाँ तक कि ये जो जुनैद भाई वहाँ पहुँचा था बिरयानी लेके, उसको भी खदेड़ दिया। उसको कहा कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। यहाँ खटराग मत फैलाओ और यहाँ बैठ के जो है उसके हमारे आंदोलन का क्रेडिट जो है वो लेने का प्रयास मत करो।
तुम लोगों की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो ये तो इधर चल ही रहा है, लेकिन ये लाया क्यों गया था? इसके कई लेयर्स हैं, बता चुके हैं आपको। उसमें एफसीआर एक बड़ा लेयर है और बीच में जब ये आपके डैडी और बेबी में जो टसल चल रही है, उस डैडी और बेबी के टसल में बीच में एक शकुनी बताए जाते हैं, वो कूद पड़े हैं। ये शकुनी वो हैं जिनको कि डैडी ने अपनी पार्टी से लात मार के बाहर किया था। वर्चुअली एक्चुअली बताया जाता है कि लात मारी थी। तो वो लात मारी वाले जो शकुनी हैं, जो ये कहते हैं कि साहब कि आगे से इलेक्शन नहीं, रेजिस्टेंस से सरकार बनेगी और संसद से नहीं, सड़क से सारे मुद्दे तय होंगे। वो शकुनी जी जो हैं, उन्होंने अच्छा मौका तड़ा है। वो कह रहे हैं बेबी को कि तुम चिंता मत करो, हम बाकी सारे लेफ्ट को ले आएँगे साथ में। वैसे आपको याद दिला दूँ कि बाकी सारा लेफ्ट जो है, उसकी हमारी संसद में जो पूरी संख्या है, वो दहाई में नहीं है, दहाई से नीचे है। तो ये इधर ये कर रहे हैं, लेकिन वो संसद से सड़क वाला जो सबसे अधिक उनको जो खतरा लग रहा है और जिसकी वजह से राहुल गांधी चिंतित होके और एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा में आ गए इस सो कॉल्ड जेन ज़ी आंदोलन में, वो तो अब पूरा हुआ लगता है, क्योंकि आज मोदी जी ने बैठक कर ली, एनडीए के सांसदों की बैठक कर ली और एनडीए के सांसदों में ये बताया जाता है कि जो उनके कुल सांसद हैं 339, उसमें से और प्लस और लगभग 45 सांसद उनके पास और व्यवस्था हो गई है, तो पूरी संख्या जो है वो 364 पहुँच गई है। तो 364 का मतलब 2 तिहाई का उनके पास न केवल उनके पास व्यवस्था है, बल्कि जितनों की आवश्यकता है और जितने और एब्सटेन करके जो भी बचेंगे उनकी व्यवस्था से लगभग 10 अधिक है। तो एक सेफ मार्जिन है। राज्यसभा में वैसे भी कोई समस्या नहीं है, राज्यसभा में तो उनके पास मुश्किल से 3-4 का की घटत है, जो कि वो आराम से कहीं से भी मैनेज कर लेंगे। तो यह स्पष्ट कर दिया है भई, मोदी की तरफ से आ गया है कि अब मोदी की तरफ से झुकने का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। मोदी का कहना है कि भाई ये तो होगा ही होगा। अब सीधे-सीधे कर लो, हम चाहते हैं कि चर्चा करके कर लो, तो चर्चा करके करेंगे तो फिर देश में भी सही संदेश जाएगा कि मुद्दा जो था उसके ऊपर पूरी चर्चा हुई। डीएमके ने अपनी जो 3 शर्तें रखी थी, वो 3 शर्तें मान ली गई हैं। मान ही ली गई हैं, क्योंकि उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जो पुराना फ़ॉर्मूला था, उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएँ, 50%। पुराना फ़ॉर्मूला क्या था? पुराना फ़ॉर्मूला ये था कि जो सीटें थीं वो 1971 की जनगणना के अनुसार फ्रीज़ कर दी गई थी। तो वो 97 की जनगणना के अनुसार फ्रीज़ सीटें इंटू 50% ये कर दिया जाए तो वो तैयार है। तो 50% सीटें 97 1971 की जनसंख्या, दोनों में कोई आपत्ति नहीं। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि साहब कि ये जो संख्याएँ हैं, फिर ये जो संख्या है, इस संख्या को बिल में हर स्टेट के हिसाब से लिखा जाए। मुझे लगता है इसमें भी कोई विशेष समस्या नहीं आनी चाहिए। यद्यपि ये जो है ये डिलिमिटेशन बिल में अधिक उचित रहेगा। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है। ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसके ऊपर से कोई इट्स नॉट अ डील ब्रेकर एज़ दे से, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। और ये एक बात और, ये कह रहे हैं कि भई इसको 25 साल के लिए आगे और फ्रीज़ किया जाए। तो उसके ऊपर अब चर्चा चल रही है कि भई 25 साल के लिए आगे फ्रीज़ किया जाए, या फिर जो संविधान में प्रावधान है कि हर 10 वर्ष जो सेंसस होता है, सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन दोबारा होगा, वो उसी प्रकार से प्रावधान रखा जाए। तो ये बात अभी चल रही है और ये भी एक डील ब्रेकर नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डीएमके अब पूरी तरह से साथ में आ गई। बात करें एफसीआरए की, तो भई एफसीआरए पर भी जो समाचार है वो तो यही है कि एफसीआरए तो आएगा और एफसीआरए जो है वो अ, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसी प्रकार रहेगी जैसी है। क्योंकि एफसीआरए का जो बिल आ रहा है उसको केवल एक जो लॉस ऑफ एसेट्स होगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, केवल यही उसमें प्रश्न है, उसमें और कोई विशेष प्रश्न नहीं है। क्योंकि एफसीआरए के बाद में आपके एफसीआरए से बने हुए जो भी स्ट्रक्चर्स है या जो भी और एसेट्स है, जो मूवेबल, इमूवेबल एसेट्स है, उनका क्या होगा? ये एक अस्पष्ट प्रश्न है, इसीलिए एक डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी बना के और उसमें वेस्ट करने की बात आई। जहाँ तक रिलीजियस फंडिंग की बात है, तो आज की स्थिति में जो रिलीजियस फंडिंग है, वो पूरा जो लगभग 16-17 हज़ार करोड़ रुपए आ रहे हैं, अभी भी।
और वो 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का केवल 1/4 जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाता है और वो भी कोई चर्च के लिए अलग नहीं जाता। आप याद करें कि वो छांगुड़ बाबा जो था, बलरामपुर वाला जिसने 4000 लोगों का कन्वर्शन कराया था, हिंदुओं से मुसलमान बनाया था, वो 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए की फंडिंग उसकी हुई थी। आप देख लीजिए। तो वो जो 400 करोड़ रुपए की फंडिंग अकेले उसकी हुई थी, बाकी और कितने कन्वर्शन के रैकेट्स चल रहे हैं, उनकी सबकी फंडिंग होती है। एक क्रिश्चियन मिशनरी कितने कन्वर्शन कराते हैं, उनकी फंडिंग होती है, तो वो सब तो बंद होगी ही होगी। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो एसेट्स है, ये अगर मान लीजिए ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से नहीं होता है, तो जो एसेट्स हैं, उनको भी टेक ओवर करने के दूसरे रास्ते हैं। ये हमारे क्रिश्चियन भाई-बहन ये ना समझें, ये पादरी ख़ास तौर से फादर लोग जो है, ये ना समझें कि और कोई रास्ता नहीं है, रास्ते बहुत हैं। लेकिन एफसीआरए भी आएगा, ये तो कल जैसा मैंने आपको आज जैसा मैंने आपको सवेरे बताया था कि लालनू वर्मा जी को अमित शाह जी ने कह दिया है कि 12 तारीख को ये बिल आएगा। 12 तारीख को आएगा, इसका मतलब 13 को राज्यसभा से पारित होके इसी सत्र में वो भी पारित हो जाएगा। तो अब स्टेज सेट है, जो टाइमिंग है वो ऊपर-नीचे हो सकती है अभी भी, टाइमिंग ऊपर-नीचे हो सकती है, उसमें आपको कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।